नमस्कार, जय भीम। शिल्पकार बिल्कुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं गरीबी पर, तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ते हुए गरीबी में एक और चर्चा करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो इस क्षेत्र के मशहूर और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिनके पास इस क्षेत्र के सभी गरीब लोग अपने छोटे बड़े कामों के लिए जाते रहे हैं। उन्हें सामाजिक क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि भाई गरीबों की क्या समस्याएं हैं और क्यों गरीब गरीब ही रह गया है। तो हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं आदरणीय श्री NS अधिकारी जी से, जो वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता है और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, शिल्पकार बिल्कुल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल यही है कि उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन गरीबी जो है अभी भी जो है गरीब का वही हाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई गरीब जो है, जो उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड बनने के बाद में लोगों ने सोचा कि भाई हमें जो है गरीबी में राहत मिलेगी, हमें रोज़गार मिलेगा और कई सारे लोगों की जो है उम्मीदें थी। तो आज वही हाल हो गया कि भाई उत्तराखंड के 20 साल और गरीबों का वही हाल। आखिर क्यों है ऐसा हाल? सर देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड बने आज अगर देखा जाए तो 22 साल युवा अवस्था होती है। पूरे यमन में राज्य का उदय होना चाहिए था, यौवन अवस्था है इसकी। इस समय बच्चों की बेरोजगारी एक समस्या बनी हुई है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरा ये है कि गरीबी, जहाँ तक आप समझ रहे हैं, गरीबी का मतलब अभी हम 22 साल में क्या है वो नहीं, वो तो जो हैं। लेकिन गरीबी का मतलब क्या था जब संविधान बना था? तब गरीबी क्या कहलाती? दलित, किसी वर्ग में इसको नहीं बांटा गया था संवैधानिक रूप से। ये इसमें था, तो तुमने सिर्फ वर्ग बना के सबसे गरीब को गरीब रखने के लिए जो तुमने उसके हिस्से बट्टे की है, OBC बनाया, ST बनाया, फलाना बनाया, ढिमकना बनाया। ST तो SC को जो दी गई थी वो तो वही का वही रह गया, जो गरीब जो आज़ादी के सबसे पहले था वो आज़ादी के बाद भी उसी स्थिति में जी रहा है। तो उसका जीने का क्या मकसद होगा? आप योजनाएं किसके लिए बना रहे हैं? अभी आपने गरीबी आरक्षण का दिया, आपने कहा जी जिसकी 8 लाख साल की आय होगी आप उसको गरीबी रेखा मानोगे। तो यहाँ जो गरीब है वो तो 8 लाख, वो 8,000 वाला नहीं है। तो आपने इसलिए उसको 8 लाख किया है ताकि वो 66,600 कुछ रुपया महीने का कमा सकता है। तो 10-20 हज़ार कमा के साल 2 साल में 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है, उसके बच्चे की नौकरी लग सकती है, उस आरक्षण लाभ उसको मिल सकता है। गरीब को नहीं मिलेगा। ये आप अपने लिए कर रहे हो। सर, इस क्षेत्र के लगभग सारे गरीब जो है आपके क्षेत्र में आते, आपके पास आते रहे हैं और आप जो है नेताजी के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। तो सर, मतलब क्या आपने इन 20 सालों में, 20-22 सालों में जो आपका अनुभव है कि भाई गरीब गरीबी क्यों रह गया है, तो इस पर जो है सर क्या राय है आपकी? सबसे बड़ी बात यह है, एक तो शिक्षित न होना पहला कारण यह है कि उसकी जानकारी किसी को नहीं होना। आप मेरा काम कर दो, अगर घर गरीब आ रहा है तो अगर कहीं कोई जो आदमी कहता है हाँ भैया लाइफ हुआ हो जाए, तेरा काम हो जाए, कागज दे जा, वो काम ऐसे तो होना नहीं। प्रक्रिया से अवगत होना, उसके अधिकारों से अवगत होना कि कैसे मिलता है। अगर आदमी को जानकारी होगी तो मैं समझता है कि गरीब को लाभ मिल सकता है। उससे वंचित होने के कारण ये होता है कि वो रह जाता है। जैसे कई चीज़ों में देखा गया, गरीब जैसे SC का रिजर्वेशन था, अब उसको पता ही नहीं था कि मेरे पोस्ट है या मेरे पास क्या एजुकेशन है क्या नहीं, वो वहाँ गया ही नहीं। बाद में उसको उन्होंने सामान्य कर दिया। सामान्य मतलब सामान्य आदमी को थोड़ी दिया उन्होंने, गाँव देहात के लोगों को, अपने बच्चों को डाल दिया, चाहे वो जो भी मंत्री रहे, विधायक रहे, जो भी पार्टी रहे। उन्होंने ये गरीब के नाम से यही किया। और गरीब की स्थिति, जब तक गरीब अपने अधिकारों की तरफ जागरूक, उनको जागरूक मतलब अभियान चलाना चाहिए कि आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको क्या क्या कागज, हम तो कह रहे हैं पंचायत घर में लगा दो लिस्ट, बोर्ड लगा दो गरीब की क्या क्या, गरीब को सरकार क्या सुविधा दे रही, उसका एक बोर्ड बन जाए जी, और ताकि वो जाए वहाँ, जो उसको मालूम पड़े कि ये कागज़ बनाना। ये वो जो सबसे बड़ी कमजोरी गरीब का है, वो जानकारी नहीं होना और जानकार ना होना और जानकारी के अभाव में भटकते रहना। उसकी ज़िंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है कि उसका जो किसी भी प्रक्रिया योजना को अगर लाभ लेना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या कागज़ लगने, ये उसकी जानकारी में नहीं होता है, जिसके अभाव में वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। जी, जितने भी जो सरकारी योजनाएं हैं, अगर जो अनुदान वाली अगर सरकारी योजना है तो वहाँ से वो पास होकर के वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन वो बैंक में आकर के लटक जाते हैं। सर, ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बैंक के अपने अधिकार हैं। बैंक को भले ही या विभाग और ये एक एग्रीमेंट कहते हैं, वो भी देखते हैं कि स्थिति क्या देखते हैं। बैंक का भी गरीब बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अगर किसी का और का होगा, उसने देखा इसकी आय क्या है, ये कमा कैसे सकता है, उसका बैंक का जो नियम है वो नियम भी है उनका ना, कि इनको हम जब पैसा देंगे तो ये हमको कैसे लौटाएंगे, वो उस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं। बैंक का भी नियम है।
लेकिन जहाँ तक अब ये लोनों का मामला है, जो ऋणों का मामला है, भारत सरकार जो गरीबों को गरीबी के नाम से देती है, लोग अनुदान चाहते हैं, माफ वाला पैसा। लेकिन जो माफ वाला नहीं है वो भी तो लोगों को नहीं मिल रहा है ना सर। नहीं मिल रहा, तो उसके लिए प्रक्रिया है ना, प्रक्रियाओं को अपनाओ। प्रक्रिया अगर आपके यहाँ जहाँ आप विभाग से अगर सैंक्शन करा के भेजा, उसको रिमाइंडर भारत सरकार उत्तराखंड सरकार को भेजे, भी आप यहाँ योजना ऐसा ऐसा बोलो, यहाँ का बैंक ऐसा ऐसा दिखा रहा है। और एनजीओ अगर पैसा दे रहा है, अगर एनजीओ कोई लोन दे रहा है तो वो तुरंत पास हो जाता है, और जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो बैंकों में आकर के लटक जाती हैं, तो गरीब आदमी वैसे ही रह जाता है। वो जो कमीशन पर था वो लागू है, जो कमीशन दे सकता है वो करा लेता है, जो नहीं दे सकता वो नहीं कराता। गरीब के पास होता नहीं तो देगा कहाँ से? आज की महंगाई, बेरोजगारी, आज की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ जो है, उस परिस्थिति में गरीब कैसे उठेगा? आपने गरीब के लिए क्या रियायत दी है? खाली कागजों में रियायत दी है या वास्तविक में रियायत दी है? अगर वास्तविक रियायत दिया है तो खाली आप रूरल इलाकों को कर दो ना। ये जो इसका जो लाभ है रूरल ग्रामीण क्षेत्र को दिया जाएगा। जी सर, लगातार इन 22 सालों में कांग्रेस और बीजेपी सत्तासीन रही है, लेकिन गरीबों का हाल वही का वही है। जो बीपीएल जिसको होना चाहिए था वो एपीएल में है, और जिसको एपीएल में होना चाहिए था वो बीपीएल में है। ये जो है बहुत बड़ी असमानता है सर, इसका क्या कारण हो सकता है? गरीबी के नाम से जो कार्ड बनाए गए हैं, जिस तरह की जो परिस्थितियाँ रही है, जैसे शुरू में अगर बने हैं तो मैंने देखा यहाँ फौजी भी, रिटायर्ड फौजी का नाम में अधिकांश गरीबी रेखा में था। बड़ा दुख हुआ जी, इसके लिए प्रयास किया हमने कहा भाई जो है वो है, लेकिन गरीबी को दो। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप ऐसा? कोई आपकी नौकरी चल जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कुछ लोग नाराज भी है, उससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन यह है कि उसके बाद गरीबी, कुछ लोगों का जो कुछ पैसे वाले लोग जो वर्चस्व कायम किए हुए थे, उनकी जगह अब गरीबों की तरफ ध्यान बटा है। अब गरीब का जानकार होना जरूरी है। अब खुली बैठक के ग्राम सभा की अगर बुलाई जाती है तो एक तो ग्राम प्रधान को चाहिए भी उसका पूरा प्रस्ताव एजेंडा गाँव में घुमाए। उसका दायित्व तो अपने वार्ड मेंबर अपने वार्डों में बताए। ग्राम प्रधान नहीं जा सकता, हर वार्ड में एक मेंबर है, वार्ड मेंबर अपना जब बताए भी तुम्हारे लिए ये योजना आ रही है। और दूसरा जो तुम्हारा गरीबी नाम से, तुम्हारा दलित नाम से स्पेशल कमोडेंट फंड है, हर जिले में रहता है, बहुत पैसा होता है उसमें। अम्बेडकर गांव यहाँ वहाँ जो निवारण के लिए दिए जाते थे, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। जानकारी के अभाव में नहीं हो रहा है, या लोग जानते नहीं है इसके अभाव में नहीं हो रहा है, या सरकार इस द्वारा रुचि नहीं दी जा रही। हो सकता है उस पैसे का कहीं दूसरी जगह पर यूज हो रहा हो। यूज नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो स्पेशल कमोडेंट पैसा है। वो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ये यहाँ विवादित लिखा लिखो, दूसरी जगह उसको क्या करते हैं, योजना को बदल दिया जाता है। 10% गरीब सवर्णों को जो आरक्षण की बात हो रही है सर, क्या उसका लाभ वाकई में गरीब सवर्णों को मिलेगा? नहीं, मिल ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। मैं मान नहीं सकता इसको कि 8 लाख आय वाला अगर उस दायरे में आ गया तो 8 लाख वाले को ही फायदा होगा। तो गरीब जो है वो गरीब तो 8,000 वाला भी नहीं आ पाएगा उसमें। 8,000 वाला भी कैसे आएगा? तो उसका आधार क्या है? आप इनकम रख रहे हो 8 लाख रुपये, एक महीने का 60-70 हज़ार रुपये कमाने वाला वो अपने बच्चे का रोजगार व्यवस्था कर सकता है। जी जी। बीपीएल की जो आय सीमा है वो 4,000 है, तो परिवर्तन कर दिया गया था, इसमें बीच में चेंज आ गए थे। पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें 4,000 है। और 4,000 का मतलब 3,999 रुपये तक ही आय पर हम लगे। अगर 4,000 हो जाएगी तो आपको उससे बाहर हो जाओगे बीपीएल से। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप शिल्पकार बिगुल के माध्यम से जो हमारे गरीब भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि उनकी गरीबी में कुछ हेल्प हो सके, उनको मदद मिल सके? मेरे ये मानना कि कोई दलित समाज कोई भी अपना प्रकोष्ठ बनाए और लोगों को ये सिखाए, जाके गाँव में, हर गाँव में कैंप लगाए कि भाई आप जिन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो, पहले आप कागज़ तैयार करो। क्या क्या कागज़ लगते हैं वो कागज़ आप देखो, आप प्रारूप देखो उसका। आजकल बच्चे मोबाइल में गरीब से गरीब का बच्चा भी देख रहा है, अमीर से अमीर का बच्चा भी देख रहा है। तो जो फॉर्मेलिटी उसको पूरा करो, पूरा करने के बाद वो ग्राम प्रधान के पास भेजो, मोहर लगा, कैसे नहीं लगाएगा। सर, एक और आखिरी सवाल ये है कि सर, सरकार ऐसे जो है, मतलब आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, सर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ जो है गरीबों की जो हेल्प हो सके, उनकी गरीबी कुछ कम हो सके और बेरोजगारी कम हो सके और पलायन कम हो सके? हम सरकार को कहते, सरकार मतलब क्या है? हमसे हमारे वोटों से बना हुआ आदमी सरकार का आदमी क्या बना हुआ है, ठीक है जी। अब सब वो किसके साथ, हमारे वोटों के वाली बातों के इशारे पर चल रहा है। ये ब्यूरोक्रेट जो वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, जो वहाँ कार्य प्रणाली है, जिसमें सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, डीएम होते हैं, कलेक्टर कमिश्नर होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये जो चलाते हैं, ये इनका बेस क्या होता है?
मेरा ख्याल कि हमारे पास समस्या ये होती है, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, हम आरक्षण की घोषणाएं कर देते हैं, योजनाओं को लागू करने की बातें कह देते हैं, उसके बाद जो आय प्रमाण पत्र बता तो एसडी बनाता है, समाज कल्याण उसको पास करता है, तो इन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं गरीब उलझ के रह जाता है, सही जानकारी नहीं होने का। और उसका कारण हो सकता है सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास किया गया हो, क्योंकि वो सारे गांव के 10 लोगों को तो नहीं दे सकती, पूरे गांव के 10 लोगों को दे सकती है। मतलब हर वार्ड में एक व्यक्ति एक बार में नहीं दे सकता, पूरे गांव में 10। इस बार में 2 मिलेंगे तो अगली बार 2 मिलेंगे। अगर पूरे कार्यकाल में करता 5 से 10 आवास वो ला सकता है, इससे ज़्यादा उसकी संभावना नहीं दिखती। लेकिन उसके मानक जो है गरीबी रेखा के, जो ये प्रस्ताव में हेर फेर करके उसकी जगह उसका नाम उसमें डाल करके जो करते हैं, वो तो प्रतिनिधि जनपद की कमजोरी होती है। आपको आज स्थिति ये है कि अगर आपको अपनी गरीबी रेखाओं के फायदे उठाने हैं तो पहले जानकारियां ले लो कि सरकार क्या दे रही, किसको दे रही। आपने पता अब क्योंकि आप फॉर्म आजकल तुम्हारे मोबाइल में सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, ये बच्चे से ज़्यादा इसको इंटरेस्ट, जो आने वाले पीढ़ी बच्चे से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, इनको अगर सिखाओगे तो ये आगे अपने समाज को आगे ले जाने में भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि उनको सिखाना है भाई तुम्हारे आरक्षण का तुमको ये मतलब ये लाभ मिल सकता है। गरीब अपने आरक्षण के लाभ के बारे में ही नहीं जान पाया अभी तक, उसको पूरी उसकी परिभाषा नहीं जानता, परिभाषित नहीं होती। ये नेताओं ने की और ब्यूरोक्रेट्स की मिली हुई एक परिभाषित है कि 8 लाख रुपए कोई आय होती क्या? नहीं होती है सर, बिल्कुल। इसको गरीब कैसे कहोगे आप? गरीब कैसे कहें, बिल्कुल। भाई 2.5 लाख से आप इनकम टैक्स ले रहे हो और इधर 8 लाख में आप गरीबी रेखा की बातें कर, उसको 8 लाख को आप कह रहे हो कि इसको आप गरीब आरक्षण देंगे। ये कैसा गरीबी और अमीरी का फर्क हो गया? तो इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं। ईडब्ल्यूएस में आप समझो सामान्य जो जाति है, राजपूत या पंडित जो भी हैं, इनकी भी 8 लाख आय होगी तभी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी उनको भी। क्या मिलेगा उनको? ये भले खुश हो जाए कि हमको सरकार ने वो आरक्षण दे दिया। कहाँ से दे दिया? ये तो आरक्षण के नाम पर एक धोखा है, इसको मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरी राय में तो यही हो सकता है। मूर्ख बनाया तो आपने किस आधार पर 8 लाख की आय रख दी? इसमें जो गरीब 8 लाख तक जो लोग गरीब होंगे, तो कौन सी कैटेगरी को चुना आपने? क्या आपने पहले से कोई कैटेगरी बना के चुन रखी है क्या? इतने पैसे वालों को हम इतने सरकारी नौकरी लगा देंगे, ऐसा क्यों रखा? जब गरीबी रेखा 4,000 तो इसको 8,000 कर देते, ताकि जो लाभार्थी है, जो सही लाभार्थी, उनको उसका लाभ मिलता। अब 8 लाख वाले को वो तो अब वैसे जुगाड़ हो जाएंगे ना, वो तो प्रकार खर्च, वो तो 2,000 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है। तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर ये है वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिल्पकार बिल्कुल को समय दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय दें, अपनी कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मिलते हैं फिर अगली बार एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।